Hello students, ready for today lecture? Today our topic Indian economy, rural development. और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि ये 15-20 दिन के अंदर मैं आपको अच्छे से सारा सिलेबस इंडियन इकॉनमी का कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। बट प्लीज़ आप एक कॉन्टीन्यूटी बनाई रखिए। मैं कंप्लीट तो करवाऊंगी बट आपको अच्छे से समझ भी आएगा। क्लियर? तो रूरल डेवलपमेंट जो आज का टॉपिक है, रूरल का नाम सुनते ही आपके मन में किसानों का, एग्रीकल्चर का ख्याल आता है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस है, ठीक है, विच अटेम्प्ट टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। यानी कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, केवल क्लियर कट डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस चलना चाहिए, लगातार। ये सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस है, क्लियर। विच क्यों किया जाता है? अटेम्प्ट टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि जो रूरल लाइफ है उसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि हेल्थ, लोगों की अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, एजुकेशन, यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करना गांव के लोगों का, और इकोनॉमिक, उनको इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट्स, रोड्स, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी। यानी कि एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट इज ए सोशल इकोनॉमिक, यानी कि सिर्फ उनकी एग्रीकल्चर, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर एरिया नहीं, रूरल डेवलपमेंट, रूरल के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो भी है उनकी डेवलपमेंट करनी है। बिकॉज जो अपनी इंडिया है, आपको पता है इसकी जो पॉपुलेशन है अबाउट 144 करोड़, ठीक है ना, 144 करोड़ जो लोग हैं, अभी भी यहाँ जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। 2/3, यानी कि अभी भी इसका 2/3 जो लोग हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, क्लियर। बट यानी कि आप कह सकते हो अबाउट, यानी कि 60% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे इतने लोग डिपेंडेंट होने के कारण भी जो एग्रीकल्चर की जो जीडीपी में जो रोल है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो अपनी इकोनॉमी में इसका रोल है, वो हार्डली 15-20 ऐसे परसेंटेज के बीच, यानी कि लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है सोर्स ऑफ इनकम के लिए, और इसका जीडीपी में जो रोल है नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है। और रीज़न क्या है, लोगों को प्रॉब्लम क्यों आती है यहाँ पे? बिकॉज लोगों को एक तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनको क्रेडिट की नीड है, क्रेडिट सोर्सेज नहीं है उनके पास, जो प्रॉब्लम है क्रेडिट सोर्सेज नहीं है। दूसरा, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो भी जाती है तो उनके पास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है, जो ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। उनके पास दो इश्यूज हैं मेन, एक तो क्रेडिट सोर्स नहीं है, अगर क्रेडिट सोर्स कि उसके पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। क्रेडिट सोर्स है जो, वो उसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग से, और दूसरा पर्पस के अकॉर्डिंग। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मींस लोगों को कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पास लोन होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक होता है मीडियम टर्म क्रेडिट, एक होता है लॉन्ग पीरियड क्रेडिट। यानी कि ये जो आपके पास क्रेडिट है ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी कि लेस देन 15 मंथ उसका टाइम पीरियड है, उनको उसको फिर बाद में वापस करना पड़ेगा, जो टाइम पीरियड लेस देन 15 मंथ्स के, ठीक है। ये जो लोन लिया जाता है, मतलब कोई सीड्स खरीदने उन्होंने
अपनी लोगों को वेजेस देनी है आगे, उसके लिए लिया जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। दूसरा आता है फिर मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म जिसका टाइम पीरियड लेस देन 5 ईयर होता है, या कोई भी आपको जैसे कोई ट्यूबवेल की डिगिंग करनी है, कुआं खोदना है, ऐसी चीज़ें, कोई भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी कि कोई मैरिज करनी है, कोई रिलीजियस फंक्शन करनी है, उसके लिए क्रेडिट लोन मतलब क्रेडिट लिया जाता है, उसके लिए क्रेडिट की नीड होती है। तीसरा लॉन्ग पीरियड क्रेडिट जो 5 ईयर से लेके 15 to 20 ईयर तक इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वो जो लोन्स होते हैं, कोई भी और लैंड का टुकड़ा मतलब और लैंड खरीदनी है, ट्यूबवेल लगानी है, उसके लिए लोन लिया जाता है, ठीक है। ये सारे इसके अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड के क्लासिफिकेशन है। और एक होता है पर्पस। पर्पस भी एक प्रोडक्टिव लोन होते हैं, प्रोडक्टिव यानी कि जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाने के लिए लोन लिया जाता है। एक होता है अनप्रोडक्टिव, यानी कि कोई भी सोशल फंक्शन, मैरिज है, रिलीजियस फंक्शन करने हैं, उसके लिए लोन लिया जाता है, अनप्रोडक्टिव पर्पस होता है उसका, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट के क्रेडिट सोर्स है, ठीक है। अब आपके पास जो सोर्सेज आ रहे हैं, जो सोर्सेज हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे ओनली सोर्सेज, क्रेडिट सोर्सेज, क्लियर। क्रेडिट सोर्सेज को टुडे डिस्कस करेंगे, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। क्रेडिट सोर्सेज गवर्नमेंट यहाँ पे किसानों के दो टाइप्स के हैं। एक तो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, जिसको हम इनफॉर्मल भी कह सकते हैं, यानी कि कोई लीगल्स, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, लीगल नहीं है। इसके अंदर आपके पास आते हैं, एक आता है मनी लेंडर। मैं पहले आपको सारे नाम लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट, रिच लैंडलॉर्ड। यानी कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आपके पास ये 4 सोर्सेज है। कि एग्जांपल ये होती है, कोई पूछ लेगा किसके अंदर आती है, ठीक है ना। यानी कि मनी लेंडर आपको पता है, जमींदार वगैरह हो गए, जो भी मनी मतलब उधार देते थे किसानों को पैसा, ठीक है। बट इनका सबका जो मेन था ना पर्पस, जो मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर हैं, रिच लैंडलॉर्ड हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन करते थे। एक्सप्लॉयटेशन कैसे करते थे? लोन दे दिया उनसे, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। और जो उनका अकाउंट था उसको मैनिपुलेट भी करते थे, यानी कि मतलब शो करते रहते थे अभी काफ़ी लोन पड़ा है, ठीक है, मैनिपुलेट भी किया जाता था। तो पर्पस इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को, फार्मर्स को लोन देते थे, ठीक है। मनी लेंडर वही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, ठीक है। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। रिलेटिव्स की बार हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिश्तेदारों से भी किसान लोन ले लेते थे, ठीक है। तो ये ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स हैं, इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था, ठीक है ना, जैसे लोन लेते हैं कई बार रिलेटिव से। फिर अदर ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स हैं, ये भी सब, यानी कि सारे रिच लैंडलॉर्ड ये एक्सप्लॉयटेशन करते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दूसरा आता है आपके पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसको फॉर्मल सोर्सेज भी कहा जाता है। सबसे पहले आता है आपके पास कोऑपरेटिव क्रेडिट, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट। फिर आपके पास आ रहा है लैंड डेवलपमेंट बैंक। यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या था? कोऑपरेटिव क्रेडिट में क्या था? सब लोग मिलकर एक दूसरे का हेल्प करनी, जैसे सब लोग मिलके ग्रुप बनाते हैं और हर एक का उस मतलब उसमें शेयर होता है हर पर्सन का। जैसे कि मतलब मिलके बना ली, कमेटी से बना ली, हर एक ने अपना अपना उसके अंदर शेयर डाला, ठीक है। कोई जो भी मिनिमम उनका रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग शेयर रखा जाता है, उसमें वो डालते हैं। तो जब किसी को ज़रूरत होती है वो उसको फिर वो दे दिया जाता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो उसको मतलब इजीली आराम से कोई मतलब उसको रीपे कर सकता है वो, ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं होता। पर ये जो मेंबर्स हैं फिर उन्हीं को ही लोन दिया जाता है जिनका उसमें शेयर होता है, ठीक है।
कोऑपरेटिव क्रेडिट, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। फिर आ रहा है लैंड डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ने लैंड डेवलपमेंट बैंक भी खोले कि लोगों को किसानों को लैंड की डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तीसरा आपके कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक यानी कि पहले जो कॉमर्शियल बैंक थे वो एक्सप्लॉयटेशन तो ठीक है, सोर्स मतलब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स, क्लियर है ना। तो यानी कि ये था थोड़ा सा पीछे आइए, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे ना, इसके कारण किसान एक डेट ट्रैप में मतलब चंगुल में फंसी जा रहे थे कर्जे के, ब्याज इंटरेस्ट बढ़ता रहता था, एक्सप्लॉयटेशन था उसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज थे ना, ये 1969, ये डेट्स पूछी जाएंगी, क्लियर कट इंपॉर्टेंट डेटा है। 1969 में बैंक्स का मतलब नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी जिसमें आपके पास बड़ौदा बैंक सिंध बैंक ऐसे एग्जांपल्स हैं, पूछी जाएंगे आपसे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 1969 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का मतलब था कि जो पहले प्राइवेट सेक्टर के अधीन थे उनको गवर्नमेंट के अधीन आ गए, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक थे, पहले कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस कम थी, नेशनलाइजेशन जो 1969 है उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने भी अपनी ब्रांचेस को रूरल एरिया में ओपन की, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है, ये फोर्थ आ रहा है रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। गवर्नमेंट ने क्या किया, रूरल की डेवलपमेंट के लिए गांव में रीजनल रूरल बैंक भी खोले, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है द गवर्नमेंट ने लोगों को लोन देने के लिए एक और बैंक भी प्रोवाइड किए, जिसमें कि टाकवी है, लोगों को टाकवी मतलब टाकवी लोन प्रोवाइड किया जाता था। यानी कि जो भी उनको कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, कोई भी डिजास्टर, ऐसी कुछ भी चीज़ों पे, तो गवर्नमेंट को उसको एक मतलब उनकी सहायता के लिए उनको एक ये फंड दिया जाता था, जिसको मतलब क्रेडिट दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। फिर आपके पास आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। ये आपके पास स्टार्ट हुआ था 1982, 12 जनवरी, पता नहीं 12 जनवरी की डेट है शायद, ठीक है। 1982 में नाबार्ड यानी कि फुल फॉर्म आपकी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको, जैसे नाबार्ड लिख देंगे, फुल फॉर्म क्या बनी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1982 में। ये एपेक्स बैंक है, यानी कि इसका पर्पस क्या था, सब जितने भी इसके पास कमर्शियल बैंक है, उनको गवर्नमेंट बैंक है, उनको ये हेल्प प्रोवाइड करता था कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कई बार इस पे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर कट। यानी कि तो फुल फॉर्म लिखी आपने 1982 में, ठीक है। नाबार्ड एपेक्स बैंक है, यानी कि मेन टॉप पे बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और इसके अंदर जो भी ये कमर्शियल बैंक थे, गवर्नमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सबको प्रमोट, अच्छी हेल्थ, इकोनॉमिक मतलब अच्छा कैपिटल प्रोवाइड करता है कि फॉर द रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट हो सके। फिर रूरल डेवलपमेंट होगी नेचुरली, मतलब उनको सोशल इकोनॉमिक सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। ये आपके पास था नाबार्ड। ये आपके पास जो है एक और आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। गवर्नमेंट ने भी एक और भी स्टार्ट किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि लोगों ने क्या किया कि मिलके छोटे छोटे अपने, जैसे कि गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए। यानी कि जैसे आप कमेटी कह सकते हो, कमेटी डालनी, अपना अपना मतलब फिक्स कर दिया कि इतना इतना पैसा है, यानी 1000 रुपीज़ पर मंथ। गांव में लोगों के पास सेविंग कम थी, ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, लोगों को एक सेविंग करने की हैबिट पड़ी, ठीक है। तो स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, लोगों ने अपनी मदद खुद करनी चाहिए, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए, अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो लिमिटेड जो था, जैसे मान लो जितना भी था फिक्स हुआ, वो जमा करवाते थे, और जिसको ज़रूरत होती थी उसको वो प्रोवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। तो क्लियर, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी किए गए। तो ये था गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बट नो डाउट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोगों को चीप रेट पे बैंक लोन प्रोवाइड हुआ, क्रेडिट प्रोवाइड हुआ, ठीक है, जिसके उनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, उनकी रूरल लाइफ में भी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई। ये इसके मेरिट्स पॉइंट्स हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक भी से बहुत सारे थे।
ड्रॉबैक क्या थे, ये जो जितना भी क्रेडिट इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता था वो इनएडिक्वेट था। आप बेशक नोट डाउन कर लीजिए कॉपीज पे। यानी कि मैरिट्स, ठीक है, चीप रेट पे मिलते थे और इम्प्रूवमेंट हुई उनकी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हुई, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और नॉन फार्म एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर के, एक तो फार्म एक्टिविटी होगी एग्रीकल्चर, एक नॉन फार्म जिसमें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, जिसको पशुपालन बोला जाता है, उसको सब एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट हुई। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक क्या थे, यानी कि प्रॉपर क्रिटिकल अप्रेजल भी पूछा जाता है जिसमें आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बतानी है कि क्यों कामयाब नहीं हुए, मतलब अभी भी अपनी रूरल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। यानी कि डीमेरिट्स में आप ये दे सकते हो पॉइंट इसके, एक तो इनएडिक्वेट फैसिलिटीज थी, इनसफिशिएंट थी, यानी कि जो गवर्नमेंट ने क्रेडिट प्रोवाइड करते था वो इनएडिक्वेट, यानी कि प्रॉपर जितना उनको चाहिए था वो उतना नहीं था, इनसफिशिएंट था। फिर आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो इनएडिक्वेट कवरेज एरिया, जो पूरा मतलब गवर्नमेंट थी उसको पूरा एरिया नहीं कवर कर पा रही थी, हर रूरल एरिया को कवर नहीं किया जा रहा था। तीसरा आप कह सकते हो इसमें जो पुअर फार्मर की तरफ इतना ध्यान नहीं था, बिकॉज जब लोन दिया जाता है तो उसके लिए कुछ कोलेटरल वैल्यू भी रखनी पड़ती थी, ठीक है ना, तो फार्मर्स के पास वो वैल्यूज भी नहीं थी। कोलेटरल मतलब वैल्यू उसके अगेंस्ट रखनी पड़ती है लोन लेते समय, कि कल को अगर हम उसको लोन नहीं चुका पाए तो वो जो हमारी प्रॉपर्टी है, कुछ भी हमने कागज उनको दिया है, वो फिर गवर्नमेंट की उनकी हो जाती है। ठीक है, तो फार्मर के पास यानी कि पुअर फार्मर की तरफ ध्यान नहीं था। मार्जिनल फार्मर भी जो अपनी डे टू डे लाइफ को पूरा करते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, फिर आ गया कि ये ओवरड्यूज था कि जो किसान थे उनके पास पहले ही ग्रोइंग ओवरड्यूज हो रहे थे, पहले ही उन्होंने अपना पिछला लोन पे नहीं किया था तो फिर ऑन लोन चाहते थे। ठीक है ना, ये सब कारणों के कारण कि अपने ये जो इतना हेल्पफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसके फिर क्या एफर्ट करनी चाहिए कि लोगों को चाहिए, किसानों को चाहिए कि अपना अनप्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसके लिए लोन लेते हैं अनप्रोडक्टिव, उसको कम करें। ठीक है, और छोटी छोटी सेविंग, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब बनता है, छोटी छोटी सेविंग जितनी भी है उनको करते रहना चाहिए। ये सारे मतलब उनको अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है, गवर्नमेंट ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये 2014, ठीक है, 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की गई। इसका पीछे पर्पस क्या था कि लोगों को एनकरेज करना कि अपना बैंक में अकाउंट खोलें, जिससे क्या हुआ, लोगों को ये वहाँ पे उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1-2 लाख के आसपास भी दिया जाता था। कोई भी ओल्ड एज पेंशन है उनके खाते में जमा कर दी जाती थी। तो जिससे क्या हुआ, यानी कि ओवरड्राफ्ट, उनको ये भी फैसिलिटी दी थी, वो अपने अकाउंट में से 10,000 मतलब ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, यानी कि चाहे उतना पैसा उनके बैंक में नहीं है फिर भी वो 10,000 लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं काम करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, 40 करोड़ जो लोगों के मतलब अब तक जो पीपल्स हैं उन्होंने अपने इसमें बैंक अकाउंट ओपन किए, जिन लोगों में बैंकिंग हैबिट्स डेवलप हो सके। ठीक है, तो कि रूरल डेवलपमेंट हो सके। तो दूसरा एक गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, तनवा, TANWA, तनवा भी था, मतलब एक तमिलनाडु में मतलब वुमेन इन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की तरफ से, ये 1986, इसकी भी डेट पूछी जाती है, 1986 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तनवा तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, जिसमें क्या किया, उनको एग्रीकल्चर की मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड किया जाता था। लेटेस्ट टेक्निक, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है उसके बारे में नॉलेज दी जाती थी, जिससे क्या हुआ, एक मतलब जो रूरल वुमेन एम्पावरमेंट हुई। ठीक है, उनको भी थोड़ी सी पहचान मिली। दूसरा इसमें कि उनको सिखाया जाता था कि कैसे जो वर्मी कंपोस्ट होती है, जो कि अर्थवॉर्म मतलब मिट्टी जो कीड़े होते हैं उसमें उससे बनती है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ये कैसे हमारी मतलब उनको कैसे बनाना है और उसकी सेल कैसे करनी है, ये सब उनको इसकी नॉलेज दी जाती थी। जो वर्मी कंपोस्ट है ये मतलब जो अगर ये इससे हम अपनी फूड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो एक हेल्दी क्वालिटी की मतलब प्रोडक्शन होती है जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ठीक है, क्लियर, यही तो सारे था, इनकी डेट सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके पास, तनवा 1986। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे।